Hello everyone, my name is Ashish Sharma and welcome to my YouTube channel, The Big Bang Biology. Students, after so many speculation and chaos कि इस साल कोविड-19 के आउटब्रेक के कारण नीट 2020 एग्जाम होगा नहीं होगा, अगर होगा तो कब होगा, इन सभी क्वेश्चंस का पूर्ण विराम लग चुका है और आफ्टर द डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इट हैज बीन डिसाइडेड कि नीट एग्जाम हमारा 13 सितंबर 2020 को ऑल इंडिया लेवल पे कंडक्ट किया जाएगा बाय द कंडक्टिंग बॉडी एनटीए। सो स्टूडेंट्स, आपके एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं और इस बार एडमिट कार्ड आपका 3 पेजेस का है। फर्स्ट पेज में कैंडिडेट इंफॉर्मेशन है, उसके बाद सेकंड पेज पे आपके पास इंस्ट्रक्शंस हैं फॉर कैंडिडेट एंड थर्ड पेज पे आपके पास एडवाइजरी दी गई है रिगार्डिंग कोविड-19 जो कि आपको फॉलो करनी है। तो तीनों पेज पढ़ने आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नीट 2020 के रिगार्डिंग बहुत सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास कॉल है कि उनकी कई सारी क्वेरीज हैं, कई सारों के डाउट्स हैं, कुछ स्टूडेंट्स कुछ ज्यादा ही डरे हुए हैं इस साल क्या होगा। क्वेरीज कुछ इस तरह की हैं कि नीट का लेवल किस तरह का होगा, सर आखिरी टाइम में हमें क्या करना चाहिए, या कुछ स्टूडेंट्स की क्वेरीज है कि सर इस साल एम्स जो है उसको ऐड कर दिया गया है तो क्या नीट के लेवल पे कुछ फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। तो इन्हीं सभी क्वेश्चंस को ध्यान में रख के मैंने ये वीडियो जो है वो प्रिपेयर किया है ताकि मैं स्टूडेंट्स के मैक्सिमम क्वेश्चंस को टैकल कर पाऊं, उन्हें प्रॉपर इंफॉर्मेशन दे सकूं और साथ ही साथ थोड़ा सा उनका मोटिवेशन भी जो है मैं उनका मोरल जो है थोड़ा सा बूस्ट कर सकूं ताकि वो बिफोर गोइंग इनटू द नीट एरिना वो अपने आप को थोड़ा सा चार्जड फील कर सके। सो आइए देखते हैं क्या क्या क्वेरीज हैं हमारे स्टूडेंट्स की। सो स्टूडेंट्स की क्वेश्चंस को अगर हम देखें तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स के क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन ज्यादातर सभी ने पूछा है कि लास्ट मोमेंट पे सर क्या करना चाहिए। चलिए इसको हम देखते हैं अभी। कौन से टॉपिक्स का वेटेज सबसे ज्यादा है फॉर नीट 2020? ये एक जेन्युइन सा क्वेश्चन है कि ज्यादातर स्टूडेंट्स पूछते हैं कि कौन सा टॉपिक जो है वो ज्यादा वेटेज का है जिसको हमें प्रिपेयर करना चाहिए। तो इसका भी मैं आंसर आपको दूंगा। क्या नीट का एग्जाम मुश्किल आएगा, उसका लेवल जो है वो क्या होगा, क्योंकि ज्यादातर सभी स्टूडेंट्स को डाउट है कि आफ्टर क्लबिंग ऑफ एम्स की एम्स हमारे पास जो नीट के साथ ही अब जो है मर्ज हो गया है तो क्या उसके लेवल के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा। तो ये ज्यादातर स्टूडेंट्स का क्वेश्चन है, इसको भी मैं टैकल करता हूँ। इसके बाद टिप्स, कई स्टूडेंट्स ने पूछे हैं कि सर कोई टिप्स बताइए हाउ टू अटेम्प्ट नीट एग्जाम। नीट एग्जाम जो है वो कैसे हमने जो है उसको अटेम्प्ट करना है, डूज एंड डोंट्स कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए नीट एग्जाम में, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। एंड एक फाइनल गुरु मंत्र जो है वो मेरी तरफ से आप लोगों के लिए कि बिफोर गोइंग इनटू द नीट 2020 एरिना, जब आप नीट की तैयारी कर चुके हैं और नीट के पर्टिकुलर एग्जाम से फाइट करने के लिए जा रहे हैं तो क्या गुरु मंत्र आपके लिए जिसको आपने ध्यान देना है, तो ये मैं आपको सबसे आखिर में बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले अब आंसर्स क्वेश्चन के बाद इसके प्रॉब्लम सॉल्यूशंस के बारे में बात करते हैं। तो देखिएगा सबसे पहले पहला क्वेश्चन हमारा कि लास्ट मोमेंट पे क्या करना चाहिए सर। तो अगर हम इसे देखते हैं तो देखिए स्टूडेंट्स, मैं ये कहूंगा ओनली रिवीजन, जो भी आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करें अच्छे से एंड अवॉइड एनी न्यू टॉपिक। कोई भी नया टॉपिक इस वक्त पे आपने नहीं पढ़ना है। तो जो भी चीजें आपने पढ़ी हैं इतने टाइम ड्यूरेशन जो आप पढ़ते आ रहे हैं इसको आपने बहुत अच्छे से जो है वो रिवाइज करना है, ठीक है। अवॉइड करना है, कोई भी नया टॉपिक आपने जो है वो इजीली अवॉइड करना है। नेक्स्ट अगर आप देखते हैं दैट इज एक प्रैक्टिस रियल टाइम सिचुएशन। आपको नीट एग्जाम के लिए एक रियल टाइम सिचुएशन को जो है आपको क्या करना चाहिए, मॉक करना चाहिए। कैसे? आपको 3 आवर्स का मॉक टेस्ट जो है वो देते रहना चाहिए लास्ट टाइम पे, ठीक है, और विद इन टाइम लिमिट, मतलब 3 आवर्स की टाइम लिमिट में आपको उसे खत्म करना चाहिए, ठीक है, ताकि आप रियल टाइम सिचुएशन के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर सकें। उसके लिए साथ ही आपने अगर अपने आंसर्स आप मार्क कर रहे हैं इस मॉक टेस्ट के लिए तो आपने ओएमआर शीट पे आपने अपने आंसर्स मार्क करने हैं ताकि आपको ये पता चल सके कि ओएमआर शीट को मार्क करने के लिए, उसके सर्कल्स को ब्लैक करने के लिए आपको कितना टाइम लग रहा है, कितना टाइम आपका खर्च हो रहा है, ये सारी चीजें आपकी कैलकुलेट होनी चाहिए, ठीक है। प्लस एक और जो छोटा सा पॉइंट मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट है, कुछ स्टूडेंट्स को हमारे जो है प्रॉब्लम होती है, जैसे फॉर एग्जांपल एस्थमा की प्रॉब्लम है। तो आपको पता है कि कोविड-19 आउटब्रेक के बाद यहाँ पर एडवाइजरी में ये कहा गया कि आपको मास्क वियर करना है व्हाइल डूइंग योर एग्जाम। जब आप एग्जाम दे रहे हैं तो आपको मास्क वियर करना है। तो एग्जाम पहन के आपको इन 3 घंटे में, ठीक है, आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। जो एस्थमा पेशेंट स्टूडेंट है या जिनको कोई भी पर्टिकुलर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, कहीं उनको कोई मेजर प्रॉब्लम ना हो जाए, उनको प्रॉपर सांस लेने में कोई दिक्कत ना हो, सो लास्ट टाइम कियोस्क से बचने के लिए आपने इस चीज को भी थोड़ा सा इवैल्यूएट करना है। सो ये जस्ट एक प्रिकॉशनरी मेजर की तरह है। तो फाइनल स्टेटमेंट में मैं यही कहूंगा कि लास्ट मोमेंट पे क्या करना चाहिए। तो मेरा आंसर ये रहेगा रिवीजन एंड अवॉइड न्यू टॉपिक्स। सो सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने पूछा है। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है सर कौन से टॉपिक्स का वेटेज सबसे ज्यादा है फॉर नीट 2020। तो ये बहुत ही यूजुअल क्वेश्चन है
और कई सारे स्टूडेंट जानना चाहते हैं कि भाई कौन से हमारे अच्छे वेटेज के जो चैप्टर्स हैं कौन से हैं और किन से जो है सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछने की जो है प्रोबेबिलिटी होती है। तो इसके रिगार्डिंग स्टूडेंट्स मैंने एक छोटा सा जो है वो एक ट्रेंड एनालिसिस बनाया है और इस ट्रेंड एनालिसिस को आप देख सकते हैं। ये लास्ट 3 इयर्स, हमारे जो लास्ट 3 इयर्स है 2017, 18 एंड 19, उसका एक ट्रेंड एनालिसिस है और बायोलॉजी के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, जूलॉजी एंड बॉटनी। तो अगर आप यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ एनिमल किंगडम, एनिमल किंगडम आपको पता है काफी बड़ा यूनिट है हमारे पास और 2017 में इसमें से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2018 में इससे 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2019 में इसमें से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। एनिमल फिजियोलॉजी, जूलॉजी नहीं, एनिमल फिजियोलॉजी हमारे पास आती है। 16 क्वेश्चंस 2017 में पूछे गए हैं, 15 क्वेश्चन 2018 में और 2019 में 14 क्वेश्चन जो हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक्स में से आए हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन, एक क्वेश्चन 2017 में पूछा गया है, 2018 में 4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, 2019 में हमारे पास 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्लास 12 का टॉपिक है, 3 क्वेश्चंस 2017 में आए हैं, 1 क्वेश्चन 2018 में, 2019 में भी 3 क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे गए हैं। एंड एवोल्यूशन, एवोल्यूशन आपको पता है क्लास 12 का टॉपिक है, 1 क्वेश्चन हमारे पास 2017 में, 3 क्वेश्चंस 2018 में, 4 क्वेश्चंस 2019 में। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 2 क्वेश्चंस 2017 में पूछे गए हैं, 2 क्वेश्चंस 2018 में, 2019 में 4 क्वेश्चंस इस टॉपिक से जो हमारे पास आए। बायोटेक्नोलॉजी, 2 चैप्टर्स इसके अंदर आते हैं, एक है हमारा बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस और दूसरा होता है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। तो अगर आप लगातार इसका ट्रेंड एनालिसिस देखें तो 2017 में 5, 18 में 5 और 2019 में भी इसमें से 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ये तो बात रही हमारे मेजर टॉपिक्स की जो जूलॉजी के हैं और इसमें से भी मैं आपको जो कुछ एक पर्टिकुलर टॉपिक्स को फिल्टर आउट करके बताऊंगा इन दी एंड, देखिएगा। अब बॉटनी की भी बात कर लेते हैं साथ साथ में, कि बॉटनी के टॉपिक्स को देखते हैं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का 2017 में 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, 2018 में 5 क्वेश्चंस, 2019 में 3 क्वेश्चंस इस टॉपिक में से आए। प्लांट किंगडम के 5 क्वेश्चन 2017 में पूछे गए, 18 में 4 क्वेश्चंस, 19 में 2 क्वेश्चंस पूछे गए। प्लांट एनाटॉमी, ठीक है, आप कह सकते हैं एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, तो यहाँ पर 3 क्वेश्चंस 2017 में, 4 क्वेश्चंस 18 में और 3 क्वेश्चंस जो है वो 2019 में हमारे पास जो है वो पूछे गए। एक काफी बड़ा और यूनिट आता है, दैट इज सेल, द यूनिट ऑफ लाइफ। इसमें अगर आप देखें, जिसमें सारी सेल ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास आती हैं, इसमें 2 क्वेश्चन 2017 में पूछे गए हैं, 4 क्वेश्चन 2018 में और 19 में हमारे पास जो 5 क्वेश्चन इस पर्टिकुलर सेक्शन से जो है वो पूछे गए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट क्लास 12 का हमारा टॉपिक है। इसमें अगर आप देखें 4 क्वेश्चंस 2017 में आए हैं, 2018 में 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं और 2019 में इसी पर्टिकुलर सेक्शन से हमारे पास जो है वो 3 पर्टिकुलर टॉपिक्स जो है वो 3 पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है वो पूछे गए। फिर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन क्लास 12 का टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स। 5 क्वेश्चन 2017 में आए हैं, 4 क्वेश्चन 2018 में और 5 क्वेश्चन हमारे पास जो है 2019 में पूछे गए। नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास फिर से क्लास 12 का है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। यहां पर अगर आप देखें 6 क्वेश्चंस हमारे पास जो है ये पूछे गए 2017 में। उसके बाद हमारे पास अगर आप देखते हैं 7 क्वेश्चंस ये पूछे गए 2018 में और 2019 में हमारे पास इसी टॉपिक से जो है 5 क्वेश्चंस पूछे गए। इकोलॉजी क्लास 12 का, इसमें 4 चैप्टर्स इंक्लूडेड होते हैं, लास्ट के जो 4 चैप्टर्स हैं आपके, इसमें अगर आप देखें 8 क्वेश्चन 2017 में आए हैं, ठीक है, 11 क्वेश्चंस आपके 2018 में पूछे गए हैं और 19 में भी इसमें से 8 क्वेश्चंस आपके पास पूछे गए हैं। सो ऑन एन एवरेज ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, बट इसमें से भी मैं आपको कुछ एक चीजें जो है फिल्टर करके बताता हूं। तो देखिए यहां से एनिमल फिजियोलॉजी की तरफ अगर आप गौर करें, एनिमल फिजियोलॉजी हमारे पास कांस्टेंट है, हर बार इसमें से आप देख सकते हैं 15 से, ठीक है, जो है 14 से 15 क्वेश्चन इसमें से आ रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं 60 क्वेश्चंस का आप 60 मार्क्स का मार्जिन आप यहां से कवर कर सकते हैं। तो मेरी प्रेफरेंस जो रहेंगी एनिमल फिजियोलॉजी, उसके बाद मैं कहता हूं बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी देखिए 2 ही चैप्टर्स हैं और कांस्टेंट 5 क्वेश्चंस इससे लगातार पूछे आ रहे हैं और आप कह सकते हैं 20 मार्क्स का जो है ये वेटेज रखते हैं दोनों चैप्टर्स, तो ये मेरी प्रेफरेंस में है और ये भी कांस्टेंट रहे। और अगर मैं आप देखता हूं यहां पर देखिएगा, यहां पर मेरी चॉइस के जो क्वेश्चंस हैं या टॉपिक्स जो हैं वो है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ये कंसिस्टेंसी बनाए हुए हैं, ठीक है, तो ये जो है प्रोबेबली ये अच्छे टॉपिक्स हैं और काफी अच्छे क्वेश्चंस इससे फ्रेम होते हैं, तो इनको आपने जरूर ध्यान में रखना है। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इसको भी मैं सिलेक्ट करूंगा, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस को, ये भी जो है इसमें से भी कंसिस्टेंट क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। इकोलॉजी को अगर आप देखें इसमें से भी हमारे पास कंसिस्टेंट क्वेश्चंस जो है वो पूछे जा रहे हैं। तो ओवरऑल ये 5 टॉपिक्स ऐसे हैं जो आप कह सकते हैं
आपकी नीट की प्रिपरेशन का जो है बेस फॉर्म करेंगे। ये 5 टॉपिक्स आपके बहुत अच्छे से जो है वो तैयार होने चाहिए। ऑन द अदर हैंड देखिए, मैं एक छोटी सी टिप आपको और दे रहा हूं। एनिमल किंगडम को अगर आप देखें और यहाँ पर प्लांट किंगडम को देखें, तो इसमें क्वेश्चन जो आप देखें, यहाँ पर 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, यहाँ पर 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और ये दोनों ही पर्टिकुलर जो यूनिट्स हैं ये काफी बड़ी यूनिट्स हैं और काफी लेंथी यूनिट्स हैं। इसको प्रिपरेशन करने में काफी टाइम लगता है। तो जब भी हम इसे कोचिंग क्लासेस में या प्रोफेशनली पढ़ाते हैं तो इन्हीं पर्टिकुलर 2 टॉपिक्स को कवर करने में आपको करीबन 1 महीने के आसपास वक्त लगता है। तो यहाँ पर आप इन 2 टॉपिक्स को, या आप कह सकते हैं एनिमल किंगडम को और प्लांट किंगडम को, थोड़ा सा कंसाइज कर सकते हैं और आप इसको एनसीईआरटी बेस्ड जो है वो आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आपने इनको एनसीईआरटी बेस्ड किया था तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप इसे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो उतना डीप और डेप्थ में जाने की शायद आपको जरूरत ना पड़े। इसके अलावा स्टूडेंट्स, मैं आपको कुछ एक टॉपिक्स के ऊपर जो है वो खास तौर पे गौर करने के लिए बोलूंगा, जिन टॉपिक्स को 2019 में नजरअंदाज किया गया या उसमें से क्वेश्चंस फ्रेम नहीं हुए। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा अबाउट फोटोसिंथेसिस। ठीक है, क्लास 11th का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस में अगर आप देखें, 2017 में फोटोसिंथेसिस से 2 क्वेश्चन पूछे गए, 2018 में 1 क्वेश्चन पूछा गया, और 2019 में जो लास्ट ईयर का हमारा एग्जाम हुआ है उसमें एक भी क्वेश्चन फोटोसिंथेसिस से नहीं आया। तो इस बार प्रोबेबिलिटी ये है कि फोटोसिंथेसिस में से आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए। नेक्स्ट मेरा एक बोर्ड जाएगा रेस्पिरेशन को। अगर आप देखते हैं रेस्पिरेशन 2017 में 1 क्वेश्चन पूछा गया है, 2018 में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2019 में भी 2 क्वेश्चन से पूछे गए हैं। तो रेस्पिरेशन जो कि इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 11 का ही, उसमें आपके पास डिफरेंट साइकिल है, क्रैब साइकिल है, फोटोफॉस्फोरिलेशन है, एंड जितनी भी ये चीजें हैं, ठीक है, ये आप जो है पर्टिकुलरली इसके ऊपर गौर करें। रेस्पिरेशन चैप्टर से भी आपके पास जो है क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको नजरअंदाज नहीं करना है। 3 क्वेश्चंस इसमें 2017 से पूछे गए थे, 1 क्वेश्चन 2018 में पूछा गया, और 4 क्वेश्चंस 2019 में नीट के एग्जाम में इसमें से पूछे गए थे। तो एक वोट मेरा जाएगा माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर को। साथ ही साथ मेरे पास एक और इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है क्लास 11th का, दैट इज मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में 2017 में 5 क्वेश्चन उससे पूछे गए, 2018 में 1 क्वेश्चन पूछा गया, और 2019 में भी 1 क्वेश्चन उससे पूछा गया है। सो ओवरऑल स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करता हूं कि किन 5 टॉपिक्स को आपने जो है ध्यान रखना है, तो देखिए, जो बेस आपका रहेगा एनिमल फिजियोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड इकोलॉजी, ये आपके कोर होंगे, या आप कह सकते हैं कोर स्ट्रेंथ होगी आपकी नीट की प्रिपरेशन की। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप जो आप टैकल करना चाहते हैं कि किन सेक्शन से नहीं आया और प्रोबेबिलिटी किस चीज के आने की, तो मैंने 4 टॉपिक्स आपको बता दिए। फोटोसिंथेसिस, जिसमें से प्रोबेबिलिटी आने की, रेस्पिरेशन, आप कह सकते हैं माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, और लास्ट टॉपिक जो आप करेगा दैट इज मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ये मेरा प्रेडिक्शन है जिसके थ्रू मैं सोच सकता हूं कि इस बार नीट का पेपर जो है इस तरह से फ्रेम हो सकता है या इनके आने के चांसेस हैं। सो आई एम नॉट, आप श्योरिटी से नहीं कह सकते, बट देयर आर चांसेस। और बाकी अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो गई है तो ये जितने भी टॉपिक्स मैंने आपको लिखे इनका वेटेज आप देख पा रहे हैं, इनको आप जो है आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं अपने पास, इनको कंपेयर कर सकते हैं, और इसी हिसाब से अपने पिज्जा की टॉपिंग पे अपने बेसिस जो है वो अरेंज कर सकते हैं। आप लगा सकते हैं कि इन पर्टिकुलर टॉपिक्स को आप कवर करें तो आप मैक्सिमम नीट के सिलेबस को जो है वो कवर कर पाएंगे। सो स्टूडेंट्स, अगर इन द एंड अगर आप देखना चाहते हैं, मैंने इस वीडियो के आखिर में पिछले 2011 से लेकर के, ठीक है, 2019 तक का एक ट्रेंड एनालिसिस भी शेयर करूंगा मैं, और वहां पर आप देख सकते हैं, आपको पूरा एक कंप्लीट आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से हमारे क्वेश्चंस फ्रेम हुए हैं और किन किन टॉपिक्स में से कितने क्वेश्चंस जो है वो आपके पास पूछे गए हैं। तो इसको आप देख सकते हैं वीडियो के एंड में, तो आप इसको आगे चेक कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट्स, थर्ड क्वेश्चन जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने पूछा है वो है, क्या नीट का एग्जाम मुश्किल आएगा और उसका लेवल जो है वो क्या होगा। तो मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है बच्चों का, ये मैक्सिमम लोगों का क्वेश्चन है। तो जैसा आप सभी के मन में थोड़ा सा एक डाउट है कि एम्स को इस बार इंक्लूड कर दिया गया है नीट के एग्जाम में, और एम्स जो है वो पहले अलग से जो है उसका एग्जाम कंडक्ट होता था, बट अब नीट के थ्रू उसकी काउंसलिंग होगी। तो क्या इससे नीट के एग्जाम पे कोई फर्क पड़ेगा, उसके लेवल पर फर्क पड़ेगा? तो इसके लिए मेरा स्ट्रेट अवे जवाब है नो, एज सच कोई भी फर्क इसमें नहीं पड़ेगा। हाँ, ये जरूर मैं कह सकता हूँ कि जो लेवल है, लेवल 2019 में जो नीट का पेपर आया था, ठीक है, उसका लेवल थोड़ा सा जो है वो क्या था, आसान था।
बट मेरा ऐसा खुद का जो है मानना है कि इस बार जो है आपके पास क्या होगा कि जो लेवल होगा पेपर का दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली, वो कैसा होगा जैसा 2018 का आपका पेपर है उसी लेवल पे जो हमारा नीट का एग्जाम जो है इस बार जो है वो कंडक्ट किया जाएगा। सो स्टूडेंट्स, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इस बार आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं लगता है कि नीट जो है वो मुश्किल हो जाएगा। नो, नीट मुश्किल हमारे पास नहीं होगा, ठीक है। इसका लेवल वैसा ही रहेगा और आपने जिस हिसाब से आपने प्रिपरेशन किया आपको ऐसा कोई भी प्रॉब्लम इसमें देखने के लिए नहीं मिलेगी। स्टूडेंट्स, फोर्थ क्वेश्चन जो ज्यादातर पूछा गया है वो है टिप्स हाउ टू अटेम्प्ट नीट एग्जाम एंड डूज एंड डोंट्स रिगार्डिंग नीट एग्जाम। सो स्टूडेंट्स, आइए स्ट्रेट अवे इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, डूज एंड डोंट्स रिगार्डिंग नीट 2020 तो देखते हैं। सबसे पहले डूज की हम बात कर रहे हैं कि क्या करना चाहिए। तो अगर हम देखते हैं, देखिए सबसे पहले आपने ध्यान रखना है एडमिट कार्ड और फोटोग्राफ, ठीक है, इंस्ट्रक्शन टू कैंडिडेट्स, एडवाइजरी फॉर कोविड-19, ये तीनों ही पर्टिकुलर एलिमेंट्स आपके पास जो है वो दिए गए हैं आपके एडमिट कार्ड के साथ में। इसको आपने अपने साथ कैरी करना है, ये चीज आपने ध्यान रखनी है। फिर नेक्स्ट हमारे पास जो है जो डूज में अटेम्प्ट, ठीक है, क्वेश्चन पेपर एज पर, ठीक है, योर टारगेट प्लान। आपका एक पर्टिकुलर टारगेट प्लान होना चाहिए कि आपको क्वेश्चन पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। सो इसके रिगार्डिंग मैं आपको छोटा सा एक एग्जांपल देके समझा रहा हूं। फॉर एग्जांपल, आप टारगेट कर रहे हैं 550 से 600 नंबर के लिए, ठीक है। अब जो मिनिमम रेंज है इसमें हम बोल रहे हैं 550, जो मैक्सिमम है वो 600 मार्क्स के लिए अगर हम टारगेट कर रहे हैं तो कैसा गेम प्लान आपके पास होना चाहिए। आपको नेगेटिव मार्किंग को ध्यान में रख करके कि भाई कौन कौन से पर्टिकुलर क्वेश्चंस आपको करने हैं, उन चीजों का, कितने क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, इस चीज का आपने खास ध्यान रखना है। तो देखिए एक एग्जांपल के तो मैं आपको समझा रहा हूं। फॉर एग्जांपल हम टारगेट कर रहे हैं 550 नंबर के लिए, तो ध्यान रखना है। देखिए 90 क्वेश्चन आपके पास बायोलॉजी में आते हैं, इसमें से आपने 80 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, दीज आर द अटेम्प्टेशन, और 78 क्वेश्चंस आपके ठीक होने चाहिए। अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, नेगेटिव फैक्टर को हम माइनस करते हैं तो आप 310 मार्क्स स्कोर करेंगे टोटल बायोलॉजी में। 45 क्वेश्चन आपके फिजिक्स में आते हैं। आउट ऑफ दिस आपने अगर 28 क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए, उसमें से 26 क्वेश्चन अगर आपके सही हैं और अगर आप उसको 4 मार्क्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो 102 नंबर आप स्कोर करेंगे फॉर दी फिजिक्स। ऑन द अदर हैंड केमिस्ट्री में आपको पता है 45 क्वेश्चंस आपके पास केमिस्ट्री के आते हैं। 37 क्वेश्चंस अगर आपने केमिस्ट्री के अटेम्प्ट किए, 35 क्वेश्चंस अगर उसमें से सही हैं, 4 मार्क्स से आप उसे मल्टीप्लाई करें, 138 मार्क्स आप केमिस्ट्री में स्कोर करेंगे। तो स्टूडेंट्स, यहां पर आप देख सकते हैं अगर आप इन सभी का सम टोटल करेंगे तो आपके पास 550 मार्क्स का क्राइटेरिया आप इजीली छू सकते हैं। नेक्स्ट, इसी को थोड़ा सा हायर लेवल पे ले आते हैं, तो हमारा डिमार्केशन जो है मार्क्स का वो कैसा रहेगा। स्टूडेंट्स, 574 मार्क्स को अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो आपने 90 क्वेश्चन आपको होता है बायोलॉजी के हैं, 82 आपका टेम्पटेशन होना चाहिए बायोलॉजी के लिए, 80 आपने स्कोर किया, आप अप्रोक्सीमेटली 318 मार्क्स जो आप क्या करेंगे स्कोर करेंगे। ऑन द अदर हैंड 45 क्वेश्चंस अगर आपने फिजिक्स के हैं, उसमें से 32 आपने अटेम्प्ट किए, 30 क्वेश्चंस आपके सही हैं, आप स्कोर करेंगे 118 मार्क्स। 45 क्वेश्चंस आपके केमिस्ट्री के हैं, 37 आपने अटेम्प्ट किए, 35 क्वेश्चंस आपके ठीक हैं, आपका स्कोर बनेगा 138 इन केमिस्ट्री। टोटल अगर आप करते हैं आप स्कोर करेंगे 574 मार्क्स, ठीक है। तो आप 574 मार्क्स को इस पर्टिकुलर क्राइटेरिया से टारगेट कर सकते हैं। तो देखिए ये एग्जांपल मैं आपको क्यों दे रहा हूं, ये एग्जांपल मैं आपको इसलिए दे रहा हूं, ज्यादातर जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको फिजिक्स से डर लगता है। तो अगर मैं सेफ एंड साइड लेके चल रहा हूं तो मैं सेफ एंड साइड इसमें बायो को मैं बेस बना रहा हूं, ठीक है, केमिस्ट्री को मैंने लगभग कांस्टेंट रखा है और मैं फिजिक्स को थोड़ा थोड़ा जो है एज पर द कैंडिडेट मैं उसको मॉडिफाई कर रहा हूं। किसी की फिजिक्स अगर अच्छी है तो वो उसको 600 तक ले जा सकता है, किसी की अगर फिजिक्स खराब है वो उसको शील्ड के फॉर्म में रखना चाहता है कि फिजिक्स को ज्यादा नहीं छेड़ना चाहता तो वो 550 की रेंज में रह सकता है, और किसी की फिजिक्स अगर ठीक ठाक है तो वो 574 जो है उस तक स्कोर कर सकता है। तो देखिए लास्ट अगर हम देखते हैं कि अगर आप 600 प्लस का टारगेट सोच रहे हैं या 600 का टारगेट सोच रहे हैं, 90 मार्क्स या 90 क्वेश्चंस आपके बायोलॉजी के पूछे जाते हैं, 84 आपका टेम्पटेशन होना चाहिए, 82 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए, 326 मार्क्स आप स्कोर करेंगे फॉर बायोलॉजी। 45 क्वेश्चन फिजिक्स के हैं, 37 क्वेश्चन आप उसमें से अटेम्प्ट करें, 35 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए, 130 आप स्कोर कर सकते हैं फिजिक्स में। इन केमिस्ट्री 45 क्वेश्चंस आपके पास केमिस्ट्री के आते हैं, 37 आपका टेम्पटेशन होना चाहिए, 35 आपके करेक्ट होने चाहिए, और आपका जो टोटल स्कोर बनेगा दैट बी 138। अगर आप इन सबको टोटल करें तो आपका टोटल आता है 602।
तो आप देखते हैं आपका वेटेज जो है वो इस हिसाब से। तो आपके दिमाग में एक प्रॉपर गेम प्लान होना चाहिए कि आपने जो टारगेट रखा है उसको आप किस तरह से अचीव करेंगे, आपने किस पर्टिकुलर सेक्शन के कितने क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करने हैं। देखिए सारे क्वेश्चंस कोई नहीं कर पाता है, ठीक है, तो कोशिश आपने ये करनी कि आपका एक गेम प्लान जो वो फिक्स होना चाहिए कि आप कितने मार्क्स को टारगेट कर रहे हैं और उसको आपने कैसे अचीव करना है। एंड ये तो बात हो गई हमारे डूज की। फिर कई बार हमारे पास पूछते हैं कि हाउ टू अटेम्प्ट, जैसे कई स्टूडेंट पूछते हैं कि भाई सर पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। तो देखिए पेपर अटेम्प्ट करने का बहुत सिंपल सा तरीका है। पेपर अटेम्प्ट करते हुए हमेशा ध्यान रखना है कि आपने एक फ्लो में स्टार्ट करना है। फॉर एग्जांपल जिस सेक्शन में आप सबसे ज्यादा कंफर्टेबल हैं आपने उस सेक्शन को स्टार्ट करना है ताकि आपका मॉरल थोड़ा सा बूस्ट रहे। तो आप स्टार्ट करें फॉर एग्जांपल बायोलॉजी, जैसे आपको इजी लगता है तो आप बायो से स्टार्ट करें, एक सीरीज से क्वेश्चन करना स्टार्ट करें, किसी भी क्वेश्चन में अटके नहीं। और बहुत अच्छी सी अप्रोच मैं आपको बताता हूं, जो क्वेश्चन आपको आता है, जो आपको आ रहा है, आपने उसे किया, आप उसे स्ट्रेट अवे डन करेंगे, उसको टिक करेंगे अपने क्वेश्चन पेपर पे और इसका रिस्पांस डायरेक्टली आप कहां मार्क कर देंगे, ओएमआर शीट पे आप इस क्वेश्चन को मार्क कर देंगे जिसके आंसर के बारे में आप श्योर हैं। मान लीजिए किसी क्वेश्चन के आंसर के बारे में आप श्योर नहीं है, आपको लगता है कि मुझे इसे सॉल्व करने में समय लगेगा, तो आप उस सर्कल उसे क्या कर दें, सर्कल कर दें, ठीक है, उसको रुके नहीं, आगे बढ़े ताकि आप इजी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाए और आपका टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो यहां पर आपने जिस क्वेश्चन को आपको टाइम देना है उसको आपने सर्कल कर दिया। जो क्वेश्चन आपको लगता है पढ़कर के ये मुझे बिल्कुल नहीं आता या मैंने इसके बारे में कुछ नहीं पढ़ा है, उस क्वेश्चन को स्ट्रेट अवे आप क्या कर दें, कट कर दें। एक बार आपने बायोलॉजी सेक्शन के सारे इजी क्वेश्चन जो अटेम्प्ट कर दिए, जो आपको इजी आए उनको आपने ओएमआर शीट में फिल कर दिया, रिस्पांस अपना मार्क कर दिया। उसके बाद आप इन पर्टिकुलर जिन क्वेश्चंस को आपको टाइम देना है उसके ऊपर वापस आए, ठीक है, फिर इनको करें और लास्ट में जो क्वेश्चंस आपको लगते हैं कि भाई आपने बिल्कुल ही जो आपने नहीं सुने, आपको जो लगता है कि इसके बारे में आपको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, फिर उन क्वेश्चंस को टाइम दें। आपके गेम प्लान में जिस सेक्शन के लिए आपने जितना टाइम जो है वो डिवोटेड रखा है, फॉर एग्जांपल आप बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी के लिए मान लीजिए आपने 50 मिनट्स रखी कि आपको 50 मिनट्स में बायोलॉजी कंप्लीट करनी है, तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा इस अप्रोच के साथ में और आप मैक्सिमम अटेम्प्टेशन भी कर पाएंगे। तो यही अप्रोच सभी सेक्शंस के लिए आपने अप्लाई करनी है। तो यहां से देखिए आपके पास भाई आपने बायोलॉजी अटेम्प्ट की, उसके बाद आप फिजिक्स कर सकते हैं, उसके बाद केमिस्ट्री कर सकते हैं, एज पर यू फील कंफर्टेबल। इस तरह से आप पेपर को हमारा क्या करें, अटेम्प्ट करें और टाइम वेस्टेज को जो है वो सबसे ज्यादा आप क्या करना है, आपने कर्टेल करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, जहां क्वेश्चन पर अटक रहे हैं उससे आगे बढ़ना है। तो पूरे क्वेश्चन पेपर को आपको स्कैन करना है क्योंकि उसमें इजी क्वेश्चंस, मीडियोकर क्वेश्चन और मुश्किल क्वेश्चन सभी फ्रेम्ड होते हैं। तो इसी अप्रोच के साथ आपने जो प्रोसीड करना है। नेक्स्ट डोंट्स, जो आपको बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। सबसे पहला, डू नॉट फॉरगेट टू रीड एडमिट कार्ड। सबसे पहले एडमिट कार्ड रीड करना नहीं भूलना है। इंस्ट्रक्शंस टू कैंडिडेट, जो इंस्ट्रक्शंस आपके लिए जारी की गई हैं उसको जरूर पढ़ना है, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस टू कैंडिडेट एंड एडवाइजरी ऑफ कोविड-19, जो एडवाइजरी आपको जो है जारी की गई है उस एडवाइजरी को आपने जरूर पढ़कर जाना है एक बार, ठीक है। उसमें जो जो इंस्ट्रक्शंस है उसको फॉलो करना है, जो भी रिक्वायरमेंट्स आपकी है वो आपने अपने साथ में ले जानी है ताकि आप अवॉइड कर सकें लास्ट टाइम केओस, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप पेपर में जाएं और कोई केओस हो जाए और आप जो है अपना स्टार्टिंग में अपना मॉरल जो है वो लूज कर दें, ठीक है। फिर यहां पर डू कैरी ऑल द थ्री, आपने जो सारी चीजें हैं तीनों चीजें अपने साथ में कैरी रखनी है, आपने इसको अपने साथ लेके जाना है, ठीक है। नेक्स्ट, डू नॉट मार्क आंसर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से सुनेगा। डू नॉट मार्क आंसर्स ओनली ऑन क्वेश्चन पेपर एंड लीव ओएमआर शीट टू फिल लेटर। ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना है कि आपने सारे क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन पेपर पे अटेम्प्ट कर दिए उनके आंसर्स और ओएमआर शीट फिल नहीं की, ऐसा सोचा कि मैं ओएमआर शीट बाद में भर दूंगा, ठीक है, या भर दूंगी। ऐसा नहीं करना है क्योंकि लास्ट टाइम पे हम बहुत रश में होते हैं और अगर आपके रिस्पॉन्सेज मार्क करने में जरा भी गलती हो गई, क्योंकि ऐसा मेरे 2 स्टूडेंट के साथ हो चुका है एंड इट वाज अ ब्लंडर, इट वाज अ डिजास्टर। उनकी 2 साल की मेहनत सिर्फ उनकी एक आदत की वजह से जो है वो गड़बड़ हो गई थी। तो आपने ध्यान रखना है कि कभी भी ये चीज को प्रैक्टिस में नहीं लाना है कि आप ओएमआर शीट को बाद में भरें। जो रिस्पॉन्सेज आपको आते हैं जिसके बाद में आप श्योर हैं उन रिस्पॉन्सेज को तुरंत ओएमआर शीट पे मार्क करें और जिनके बारे में श्योर नहीं है उनको क्वेश्चन पेपर पे इस तरह सर्कल करके टिक करें, बेशक उन्हें बाद में मार्क करें, पर ऐसा बिल्कुल ना करें कि ओएमआर शीट को ब्लैंक छोड़ दें और उसको लास्ट के लिए रख दें फिल करने के लिए, क्योंकि लास्ट मिनट पे आप बहुत रश में होते हैं और कहीं ना कहीं पे आप सर्कल्स को फिल करने में कोई सर्कल छोड़ देते हैं या सर्कल ऊपर नीचे हो गया, तो ये चीज जो है आपके लिए बहुत ज्यादा डिजास्टर्स हो जाएगी और ये आपकी पूरी मेहनत को जो है वो खत्म कर सकती है। तो इस चीज का स्टूडेंट्स खास तौर पे ध्यान रखें। ये मैं अपने स्टूडेंट्स को जिनको मैंने पढ़ाया है, मैं इन स्टूडेंट्स को हर बार इसका एग्जाम्पल देता हूँ, हर बार बताता हूँ कि ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। नेक्स्ट,
डू नॉट स्टक ऑन स्पीड ब्रेकर क्वेश्चंस एंड वेस्ट टाइम। ठीक है, इस चीज का खास ध्यान रखें, स्पीड ब्रेकर क्वेश्चंस पे अटकना नहीं है। स्पीड ब्रेकर क्वेश्चंस क्वेश्चन पेपर में फ्रेम्ड होते हैं और उनका पर्पस होता है आपका टाइम वेस्ट कराना। तो स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि जो नीट का एग्जाम है, ये आपको सिलेक्ट करने के लिए नहीं लिया जा रहा है। नीट का एग्जाम एक एलिमिनेशन का एग्जाम है और इसका पर्पस है आपको एलिमिनेट करना। तो वो आपका टाइम वेस्ट कराकर आपको एलिमिनेट करना चाहते हैं। तो स्पीड ब्रेकर क्वेश्चन की पहचान क्या होती है, ये मैं बता देता हूं आपको। स्पीड ब्रेकर क्वेश्चन के जो ऑप्शंस होते हैं वो बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं। उनको आपको करने में, उनको पढ़ने में आपको चारों ऑप्शंस को जो है बहुत अच्छे से एनालाइज करना पड़ता है, उसमें रूल आउट होने की पॉसिबिलिटीज कम होती हैं। तो उन स्पीड ब्रेकर क्वेश्चन से बचना है, ठीक है, उनको छोड़ करके आगे बढ़ना है। ठीक है, एक ईगो बिल्ड नहीं करना कि मुझे क्वेश्चन करना ही है, ठीक है, इस चीज को बिल्ड नहीं करना है। तो एक इजी फ्लो रखें अपने क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो डू नॉट स्टक ऑन स्पीड ब्रेकर क्वेश्चन। और आपको पता है कि स्पीड अगर ब्रेक हो जाए तो ऑब्वियस सी बात है, गाड़ी की रफ्तार अगर कम हो गई तो गाड़ी डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाएगी। तो इस चीज का खास ध्यान रखें। लास्ट में मैं आपको कहना चाहूंगा, डू नॉट पैनिक इन एनी केस, यू माइट रिक्वायर अ चेंज इन गेम प्लान अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पेपर। तो जो भी आपने गेम प्लान बनाया है उसके लिए पैनिक नहीं होना है कभी भी। आपको क्वेश्चन पेपर में फेरबदल मिल सकता है। हो सकता है जिस क्वेश्चन को जिस सेक्शन को आपने बहुत अच्छा प्रिपेयर किया हो या जिसके भरोसे आप आए हो, मान लीजिए बायोलॉजी के भरोसे आप आए थे, बायोलॉजी मुश्किल आ जाए तो आपको अकॉर्डिंगली, और फिजिक्स जो है आसान आ जाए, तो आपके अपने गेम प्लान को चेंज करना है। बट ये ध्यान रखना है कि आपकी फिगर्स जो हैं वो आपके गेम प्लान को मैच करनी चाहिए। तो अगर आपको लगता है कि फिजिक्स इजी आई है तो यहां पर आपने क्या करना है भाई, फिजिक्स की जगह आपने जो है, या फिजिक्स इजी आई है तो फिजिक्स का वेटेज बढ़ा देना है। अगर आपको लगता है केमिस्ट्री जो है वो इजी आई है, केमिस्ट्री का वेटेज बढ़ा देना है। अकॉर्डिंगली आपने जो है बायोलॉजी का वेटेज थोड़ा कम कर देना अगर ये मुश्किल आता है। तो नॉर्मली ज्यादातर ऐसा होता है कि इन प्लान्स को आप स्टक कर सकते हैं। बट अगर बहुत ही आप कह सकते हैं कि आउट ऑफ द बॉक्स अगर कोई पेपर आ जाता है तो उस केस में आपको गेम प्लान चेंज करना पड़ सकता है। अदरवाइज आपका गेम प्लान जो है वो सेम रहेगा, उसको स्टिक करना है, उसी को जो है आपने क्या करना है, साधने की कोशिश करनी है। सो दिस विल बी दी गेम प्लान। तो स्टूडेंट्स ये थे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डूज एंड डोंट्स जिसका आपने खास ध्यान रखना है। अब फाइनली चलते चलते मैं आपको कुछ एक टिप्स देना चाहता हूं जिसको हम बोलते हैं एक गुरु मंत्र। तो आगे बात करते हैं कि अ फाइनल गुरु मंत्र बिफोर गोइंग टू नीट 2020 एरिना, कि हमारे पास क्या गुरु मंत्र है। तो आइए इसके बारे में आपको बताता हूं। तो गुरु मंत्र नीट 2020 के लिए मेरी तरफ से ये है, सबसे पहले आपने याद रखना है ये QDSPH। और ये QDSPH क्या है, अगर आप जानना चाहते हैं कि QDSPH हमारे पास क्या है तो ध्यान रखना है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। मींस आपके पास जो भी क्वेश्चन आया है उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। और ध्यान रखना है इसमें जो मैं टारगेट कर रहा हूं किसको, कई बार क्वेश्चन के बीच में एक छोटा सा नॉट लिखा होता है, इस नॉट का खास ध्यान रखना है। ये जो नॉट है हमारा, ये कई बार हम जब क्वेश्चन रीड कर रहे होते हैं तो ये छूट जाता है और इसकी वजह से हमारे कई क्वेश्चन जो है गलत हो जाते हैं। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मेरे कई स्टूडेंट्स ने ये चीज एक्सपीरियंस की है। तो पहला नियम याद रखना है कि क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है और इस नोट का जरूर ध्यान रखना है। क्वेश्चन में एक नोट जो है वो लिखा रहता है, इसका जरूर ध्यान रखें। लास्ट टाइम पे फिर स्टूडेंट्स आते हैं बाद में होता है ओह मैंने नोट, ये जो नोट है इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। तो इन चीजों को जो है मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूं। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास है ऑप्शंस भी ध्यान से पढ़ने हैं। जो आपके पास ऑप्शंस आए हैं 4, उन ऑप्शंस को आपने बहुत ध्यान से पढ़ना है। आपके पास कई बार, ठीक है, मान लीजिए आपको ऑप्शंस के बारे में पता नहीं है या आप आंसर के बारे में श्योर नहीं है, तो एक मेथड होता है हमारे पास जिसको हम रूल आउट मेथड कहते हैं। तो मान लीजिए आपको अगर पता है कि भाई फर्स्ट ऑप्शन नहीं है, सेकंड ऑप्शन नहीं है और थर्ड ऑप्शन भी इसका नहीं है और फोर्थ के बारे में आप श्योर नहीं है। अगर आप इन 3 के बारे में श्योर हैं तो चौथे को आप टिक कर सकते हैं रीजन, कि भाई अगर आप इन 3 के बारे में श्योर हैं तो आप रूल आउट करके भी उस क्वेश्चन को जो है सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मतलब उसके लिए चांस ले सकते हैं। तो रूल आउट का फिनोमेना आपने याद रखना है, तो इसीलिए ऑप्शंस को भी बड़े ध्यान से पढ़ना है जैसे आप क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। सो फोकस ऑन क्वेश्चन एंड ऑप्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये 2 गुरु मंत्र आपके लिए हैं। और तीसरा एक क्विक गुरु मंत्र मैं आपको और देना चाह रहा हूं, वो है टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना है। कि जो टाइम मैनेजमेंट है पेपर में उसका खास ध्यान रखना है। बॉटनी 82 क्वेश्चंस अगर आपने अटेम्प्ट किए और उसमें से 80 सही है, इन क्वेश्चंस को आपको 50 मिनट्स में जो है वो अटेम्प्ट करना है। ऑन द अदर हैंड मैंने कहा हमारे पास फिजिक्स, ठीक है, 28 क्वेश्चंस अगर आपके पास हैं, तो अगर आपने फिजिक्स के 28 क्वेश्चंस किए तो आपने अगर हम
फिजिक्स के रिगार्डिंग बात करते हैं तो फिजिक्स में आपका 28 का टेम्पटेशन है, तो 28 का टेम्पटेशन अगर आपने किया है तो आप पर्टिकुलरली 102 मार्क्स के आसपास जो स्कोर कर सकते हैं अगर आपके 26 क्वेश्चन आउट ऑफ दिस 26 क्वेश्चन अगर आपके सही हैं तो, ठीक है। तो 28 में से 26 अगर आपका टारगेट रहता है तो आप इसको जो है वो अचीव कर सकते हैं। और इसके लिए आपको याद रखना है कि आपने अप्रोक्सीमेटली 1 आवर 10 मिनट्स का टाइम आपको इसके लिए मिलेगा। ऑन द अदर हैंड केमिस्ट्री का ध्यान रखना है कि केमिस्ट्री अगर मैं कहता हूं आपको 37 आपने क्वेश्चंस किए और इसमें से आपने 35 क्वेश्चंस आपने करेक्ट करने हैं, इसके लिए आपको 60 मिनट्स मिल रहे हैं। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि 60 मिनट्स में आपको सिर्फ 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और अगर इस क्राइटेरिया को आप मैच करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली आप 550 मार्क्स 550 मार्क्स आप इजीली स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। इतने के आसपास आप इजीली पहुंच जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, दिस वाज अ शॉर्ट गुड मंथ फॉर यू। ध्यान रखना है तीनों चीजें आपके पास हैं, 3 चीजें जो आपके पास हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, ऑप्शन ध्यान से पढ़ना है एंड टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना है। थैंक यू। सो स्टूडेंट्स, इन द एंड अ शॉर्ट मोटिवेशनल स्टोरी फॉर यू just before NEET exam. I would like to give a message to this story. So story is like, when an archer is shooting for fun, he has all his skills. If he shoots for a brass buckle, he is already nervous. If he shoots for a prize of gold, he goes blind or see 2 targets. He is out of his mind. His skills has not changed, but prize divides him. He cares. He thinks more of winning than shooting. And need to win drains his power. So students, moral of the story, moral of this short Zen story is, अपनी मेहनत पे विश्वास रखिए, अपनी स्किल्स पे विश्वास रखिए and just you need to do is an effortless effort to crack this NEET exam. So students, from my side, all the very best, do your best and keep learning, stay motivated and stay tuned with Big Bang Biology. Thank you.